हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, तो हर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है हमें, हमारे जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें दिया हुआ वनस्पति जगत के 5 टॉपिक शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 टॉपिक हमारे सिलेबस लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दिए हैं। तो हम इस लेक्चर में टोटली वनस्पति जगत को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत पादप जगत, जिसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनको हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो शैवाल है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। शैवाल को फिर से एक बार 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी, ये 3 भाग हैं शैवाल के। क्लोरोफाइसी जो हरे शैवाल हैं उसे क्लोरोफाइसी कहा। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं उनको कहा है। रेडोफाइसी जो लाल शैवाल हैं उन्हें कहा है। और उसके बाद ब्रायोफाइटा के हमारे जो एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिवर्ट और मोसेस, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट शैवाल से। सबसे पहला शैवाल। शैवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त होता है। और इसके अलावा तो नेक्स्ट बात करते हैं, शैवाल से स्टार्ट करते हैं। शैवाल शैवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है, सरल, थैलोइड, स्वपोषी, और इनका जो आवास है नम युक्त पत्थर, मिट्टी, लकड़ी का बना होता है। लवणीय, अलवणीय होता है। लवणीय और अलवणीय इनके जो आवास हैं, ये लवणीय और अलवणीय दोनों में रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शैवाल का। सबसे पहला पार्ट है जो क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइस के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी जिसे हरे शैवाल कहते हैं, और ये सबसे आधुनिक शैवाल माने जाते हैं। ठीक है। और ये इन्हें उच्चतर पादपों के पूर्वज भी कहा जाता है। इसके बाद इनके जो आवास हैं, जैसे अपने पहले पढ़ लिए हैं, आवास लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में उपस्थित रह सकते हैं क्लोरोफाइसी के हरे शैवाल। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो जो अंदर की भित्ति होती है वो तो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और बाहर की जो भित्ति होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। पेक्टोज। तो जो हरे शैवाल हैं उनमें जो भित्ति होती है सेल्यूलोज और पेक्टोज दोनों की बनी होती है। आपको अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन ले। इसके बाद शरीर का जो संगठन है वो एकल कोशिकीय होता है। इसमें जो एकल कोशिका का एग्जाम्पल है वो जो एकल कोशिका का उदाहरण है वो क्लेमाइडोमोनास है। और इसके अलावा एक है कलोरा। और कॉलोनी का जो उदाहरण है वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनी का उदाहरण है। और बहुकोशिकीय का जो उदाहरण है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो जो हरे शैवाल है इनके 4-5 एग्जाम्पल हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
इसके जो क्लोरोफाइसी हैं, जो हरे शैवाल है, उनके जो वर्णक है वो दो वर्णक है। एक तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इसके अतिरिक्त इसमें जो बीटा कैरोटीन है वो भी पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की थैलेफाइड झिल्ली में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक डिस्क की प्लेट की तरह जालिकाकार, कप के आकार और सर्पिल अथवा रिबिन के आकार का होता है, जिसमें पाइरोनॉइड पाया जाता है, जिसमें पाइरोनॉइड में स्टार्च और पाया जाता है। स्टार्च जो भोजन के रूप में क्लोरोफाइसी में उपस्थित होता है, भोजन के रूप में संचित होता है स्टार्च, वो पाइरोनॉइड में पाया जाता है। इसके अलावा जो अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक, इसमें क्लोरोफाइसी में अलैंगिक जनन होता है। और इसमें जो बीजाणु होता है वो चलायमान बीजाणु होता है। और इस चलायमान बीजाणु के होने के कारण इसमें कशाभिका भी उपस्थित होती है। तो कशाभिका कितनी होती है इसमें? तो कशाभिका 2 से लेकर 8 तक हो सकती हैं। 2 से 8 तक की कशाभिका हो सकती हैं, जिससे कि जो स्पोरो हैं वो चलायमान रहता है, जिससे कि जनन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसके अलावा ये जो इनके युग्मक हैं वो समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मक भी हो सकते हैं। और कशाभिका जो पाए जाते हैं 2 से 8, ये क्लोरोफाइसी में तो शीर्ष पर पाए जाते हैं। और जो फियोफाइसी हैं, जो फियोफाइसी हैं उनमें कशाभिका 2 ही पाए जाते हैं, और वो भी पार्श्व में पाए जाते हैं, जबकि फियोफाइसी में ये शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कारा इम्पोर्टेंट है, जिसके 2 भाग अलग अलग, नर लैगिंग भाग और मादा लैगिंग भाग, ग्लूब और न्यूक्लियल। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं, इसके अतिरिक्त फियोफाइसी में जो ये हैं कि हरे शैवाल किसके कारण के क्लोरोफिल ए और बी के कारण ये हरे होते हैं। और जबकि फियोफाइसी जो भूरे शैवाल हैं वो भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी के कारण, और इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फियोफाइसी भूरे शैवाल ज़्यादातर समुद्री होते हैं। शरीर का संगठन बहुकोशिकीय और शाकित होता है, लेकिन शाकित भी 2 प्रकार से, एक सरल और सघन होता है। फियोफाइसी में सरल शाकित बहुकोशिकीय कौन से उदाहरण? तो एक्टोकार्पस होता है। और जबकि सघन शाकित होता है वो कैल्प होता है, एक्टोकार्पस। और इसके अलावा सघन शाकित होता है वो होता है कैल्प। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इनका शरीर की जो संरचना होती है वो 3 भागों में विभक्त होती हैं। 3 भाग कौन से? प्रपर्ण, छत्रिकावृंत और स्तंभांग, ये 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की इसकी भित्ति होती है। और इसके अलावा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बाहर, इस भित्ति के बाहर एलिजिन का जिलेटिन अस्तर होता है, ऊपर लगी होती है जेलेटिन का अस्तर, इस पर होता है। और इसके अलावा एलिजिन का जो कार्य है वो एलिजिन है जो कोशिका को फटने से बचाता है। और इसमें जो भोजन का संचय होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में किस का होता है? एक तो लेमिनेरिन और दूसरा होता है मैनिटोल। इनका जो भोजन का संचय होता है इन 2 के रूप में होता है, एक तो लेमिनेरिन और एक है मैनिटोल।
इसके अलावा इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो वर्णक हैं क्लोरोफिल ए और सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड, और इसके अलावा एक है फ्यूकोजेनिथिन वर्णक के रूप में पाया जाता है। और इसमें जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, इसमें दोनों प्रकार के जनन होते हैं। युग्मक दोनों, इसमें लैंगिक जनन में युग्मक नाशपाती आकार का होता है और लैंगिक जनन में बीजाणु भी नाशपाती आकार का होता है। और इसमें भी बीजाणु चल बीजाणु होता है, चल बीजाणु होता है। और चल बीजाणु होता है। और इसमें जो मैंने आपको बताया दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, और दोनों ही फ्लैजिला असमान होते हैं, लेकिन ये पार्श्व में स्थित होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्टोकॉर्पस डिक्योटा और लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल की, जो कि सबसे प्राचीनतम शैवाल हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीसाइफोनिया, और आवास है वो समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लाल शैवाल हैं जो। और इसके अलावा इसका आधार है, आधार के आधार पर समुद्री आवास हैं। और शरीर का जो संगठन है वो ज़्यादातर बहुकोशिकीय होता है। और इसका जो अपवाद है वो पोरफायरा है, एकल कोशिका का होता है। इसके अतिरिक्त इसकी कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज की होती है। और इसके जो वर्णक हैं वो वर्णक है क्लोरोफिल ए, डी, और इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन है जो इसका वर्णक है, ठीक है। और फाइकोएरिथ्रिन के कारण ये लाल शैवाल हैं जो लाल दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें कसाबिका अनुपस्थित होती है, इसमें कसाबिका नहीं होती है। और ये जो भोजन को संचित किया जाता है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है, जो कि एमाइलेज प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जो ब्रायो शैवाल हैं वो तो अपना हो जाता है कंप्लीट, शैवाल को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बात आती है ब्रायोफाइटा की। थैलाफाइडा हमने कवर कर लिया। इसके बाद बात आती है ब्रायोफाइटा की, और थैलाफाइटा के हमने 3 चरण पढ़ लिए, 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। और अब बात आती है ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा शब्द दिया। और ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो आवास है इसके ब्रायोफाइटा सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ज़्यादातर ये नमी भरे स्थान, सीलन और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा एक ऐसा पादप है जो वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा है वो वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहलाता है? ब्रायोफाइटा है वो वनस्पति जगत का उभयचर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जल में रहता है, स्थल पर रहता है, लेकिन इसको जनन करने के लिए इसको जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जल स्थल पर रहते हैं और जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसे उभयचर कहा जाता है। और इनका जो शरीर होता है थैलस के समान होता है, इनका जो शरीर है, और अविभेदित शरीर होता है इनका। इनमें मूल
पर्ण और तना नहीं पाया जाता है। इनके अलावा इनमें जो पाया जाता है वो मूल सम, पर्ण सम अथवा तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनमें मूल सम, पर्ण सम अथवा तना सम पाया जाता है। और इनमें जो पादप होता है, मुख्य पादप शरीर होता है, वो युग्मोद्भिद होता है। युग्मोद्भिद होता है जो कि अगुणित होता है। युग्मोद्भिद में पुधानी होती है, फिर स्त्रीधानी, ये दोनों अगुणित होती हैं। स्त्रीधानी से अंडक और पुधानी से बीजाणु, इन दोनों का जब संलयन होता है तो युग्मज बनता है और युग्मज द्विगुणित हो जाता है। और ये द्विगुणित युग्मज फिर भ्रूण का निर्माण करता है और फिर बनता है बीजाणुद्भिद। बीजाणुभिद में होता है बीजाणु मात्र कोशिका, जो क्या होती है यानी कि द्विगुणित होती हैं। और फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये बीजाणु अगुणित बीजाणु बन जाता है। और इस प्रकार से ये इसका जो जीवन चक्र है चलता है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, बीजाणुद्भिद है जो युग्मोद्भिद पर परजीवी का कार्य करता है। जो बीजाणुद्भिद हैं ये युग्मोद्भिद पर परजीवी रहता है और इनका मुख्य शरीर तो होता है युग्मोद्भिद, जबकि अगली पीढ़ी का निर्माण कौन करता है, वो है बीजाणुद्भिद। इनकी अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो हो जाता है ब्रायोफाइटा का एक सामान्य लक्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। एक तो लीवरवर्ट और दूसरा मॉस। इन दो भागों में इनको विभाजित किया गया है, मॉसेस में और लीवरवर्ट में। इनको हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीवरवर्ट। इसमें जो पादप काय होता है वो थैलासाब होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मार्केंसिया इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और इसका जो थैलस होता है, इसमें थैलस वो पृष्ठाधार भी होता है और अध स्तर का भी होता है। इसमें क्या पाया जाता है, मूल सम पाया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि इसमें जो ब्रायोफाइटा है इसमें पर्ण सम, तना सम, मूल सम पाया जाता है। तो इस लीवरवर्ट में पाया जाता है मूल सम। लीवरवर्ट में मूल सम पाया जाता है और ये होता है एकल कोशिकीय होता है। बीजाणुद्भिद इसमें क्या होता है, बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है। यानी कि ये जो है लीवरवर्ट ये पूर्ण रूप से परजीवी रहता है युग्मोद्भिद पर, क्योंकि जो मॉसेस है उसमें तो ये अर्ध परजीविता दर्शाता है, जबकि लीवरवर्ट में ये पूर्ण परजीविता दर्शाता है, क्योंकि ये आवास, भोजन सभी के लिए युग्मोद्भिद पर पूर्ण रूप से परजीविता दर्शाता है। क्योंकि बीजाणुद्भिद है युग्मोद्भिद पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो भोजन संचय के लिए हो। जबकि जो मॉसेस है इसमें आवास के लिए निर्भर रहता है, जबकि भोजन का संचय प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में करता है। इसमें क्या होता है, एक जैमा कप होता है। फिर इस जैमा कप से एक नए पादप का निर्माण होता है और इसका एक एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और इसके अलावा पोरेलिया, रिस्किया, ये दो उदाहरण इसके और भी हैं। मॉसेस इनके युग्मोद्भिद में पर्ण सम, मूल सम, तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं। ये सब संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं, जबकि लीवरवर्ट में तो केवल मूल सम पाया जाता है। जबकि इसमें मॉसेस में तीनों संरचनाएं उपस्थित होती हैं और ये एकल कोशिका नहीं होते, ये बहुकोशिकीय होते हैं। एक मात्र पादप जिनमें युग्मोद्भिद पर पूर्ण समान संरचना, और ये एक ब्रायोफाइटा है जो एकमात्र पादप है जिनमें युग्मोद्भिद पर पर्ण समान संरचना पाई जाती है, मिलती हैं पर्ण समान संरचना। और इसमें जो अर्ध परजीविता दर्शाता है, बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर अर्ध परजीविता को दर्शाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो
मोसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्यूनेरिया, पॉलीटाइकम तथा स्फेकनम, ये सब इसके उदाहरण हैं। और इसके अलावा एक और लाइन है, मोसेस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें मुकुलन और विखंडन के द्वारा इनमें कायिक जनन होता है। और नेक्स्ट तीसरा टॉपिक अपना आ जाता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की चर्चा करते हैं। टेरिडोफाइटा का जो शब्द दिया था टेरिडोफाइटा, वो हैकल ने दिया था और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी। और ये जो टेरिडोफाइटा है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये सजावटी पादप है एक प्रकार का। सबसे ज़्यादा सजावट के लिए जो काम में लिया जाता है वो है फर्न। और पादप जगत का ये सरीसृप कहा जाता है। ये जिस प्रकार जीव जगत में सरीसृप एक वर्ग है, उसी प्रकार पादप जगत में, जिसे पादप जगत में टेरिडोफाइटा एक ऐसा है, उस टेरिडोफाइटा है जिसे सरीसृप की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा विकास के आधार पर सर्वप्रथम स्थलीय पादप जो है वो है टेरिडोफाइटा। और इसमें सर्वप्रथम समनी क्रिप्टोगैमस पादप भी यही है। इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया गया। और आवास, ये छाया, नमी, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद है जो द्विगुणित हैं। इसमें तना, मूल, पण ये तीनों पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में ये अनुपस्थित है। तना, मूल, पण नहीं थे, जबकि तना सम, मूल सम, पण सम पाए जाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं तना, तो इसमें सीधा होता है। सबसे मोस्ट है पण की बात करते हैं। ये आकार के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया, एक लघुपर्ण, दूसरा दीर्घपर्ण। तने के आकार बड़ा हो और पण का आकार छोटा हो तो उसे लघुपर्ण, और दीर्घपर्ण जहाँ पर पण का आकार बड़ा हो, इसका एग्जाम्पल है फर्न, और लघुपर्ण का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य के आधार पर पर्ण को कायिकपर्ण और बीजाणुपर्ण दो भागों में विभाजित किया गया। कायिकपर्ण कार्य है प्रकाश संश्लेषण का, और बीजाणुपर्ण का कार्य है जनन से संबंधित। और इसमें जो दो प्रकार से जीवन चक्र चलता है, एक सम बीजाणु, एक विषम बीजाणु। सम बीजाणु जहाँ बीजाणुद्भिद, यहाँ पर बीजाणुद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है। और बीजाणुद्भिद कहाँ पर होता है, बीजाणुपर्ण पर। बीजाणुपर्ण में बीजाणुधानी पाई जाती है, और बीजाणुधानी में पाया जाता है बीजाणु मात्र कोशिका। इस मात्र कोशिका क्योंकि ये द्विगुणित होती हैं, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे इसमें बीज बनता है जो कि अगुणित होता है। फिर वापस से युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। युग्मोद्भिद से एक पुधानी, एक स्त्रीधानी बनते हैं। फिर यहाँ पर स्त्रीधानी से अंडक और पुधानी से पुंमण निकलते हैं। इन दोनों का युग्मनज हो जाता है तो ये फिर से एक अगुणित द्विगुणित संरचना बन जाती है, और इनसे भ्रूण और निर्माण होता है, फिर बीजाणुद्भिद। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विषम बीजाणु। तो विषम बीजाणु जीवन चक्र में 4 टेरिडोफाइटा, इसके 4 एग्जाम्पल है, सिलेजिला, एलिजोला, साल्वेनिया, ये 3 है इसके। और इसमें भी बीजाणुद्भिद से गुरु बीजाणुद्भिद और लघु बीजाणुद्भिद दोनों अलग होते हैं। फिर गुरु बीजाणुद्भिद में गुरु बीजाणुपर्ण पाया जाता है, उसमें बीजाणुधानी से बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं। फिर इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु गुरु बीजाणु बनते हैं, और मादा और नर युग्मोद्भिद बनता है। फिर स्त्री के पुष्प यहाँ पर अंडक और पुंमक दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण करते हैं, और फिर से युग्मोद्भिद। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आपस में निर्भर नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में ये एक दूसरे पर, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसके बाद
टेरिडोफाइटा को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो साइलोबसिडेटा, लाइकोबसिडेटा और स्पिनोबसिडेटा, टीरोबसिडेटा। और इनके उदाहरण हैं साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और टेरिस एंडिएटम। ये इसके उदाहरण हैं और इनको 4 भागों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट बात है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म जो कि अनावर्त बीजी होता है, यहाँ पर इसमें बीज पर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है और इसे अनावर्त बीजी के कहते हैं। इसका जो मुख्य पादप शरीर होता है वो बीजाणुद्भिद होता है, जबकि टेरिडोफाइटा में क्या था, ये जो मुख्य पादप शरीर था वो युग्मोद्भिद था। और इसमें तना, मूल और पण तीनों बराबर रोल निभाते हैं जिम्नोस्पर्म में। और तना ज़्यादातर लंबे, झाड़ियाँ मध्यम आकार के होते हैं। सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो वो है सिकुआ सबसे लंबा जो सिकुआ है वो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा पादप सिकुआ है। और तना है, इसमें शाखित भी होता है और अशाखित भी होता है। शाखित का एक उदाहरण है पाइनस और अशाखित का साइकस। ये एग्जाम्पल है। मूसला मूल इसमें पाई जाती हैं। पाइनस में मूल और कवक दोनों एक दूसरे पर सहजीवी होते हैं। इस रचना को कहते हैं कवक मूल। और एक होता है प्रवास मूल, नेक्स्ट परवाल मूल, और एक होते हैं कवक मूल। कवक मूल यानी कि मूल हैं वो कवक पर सहजीविता दर्शाती हैं, इसलिए इसे कवक मूल कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है कवक मूल का वो है पाइनस। और साइकेस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरी शैवाल पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। ऐसी मूल को प्रवाल मूल कहा जाता है, प्रवाल मूल कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो तना की तो बात करती हैं। और इनमें जो पत्तियां होती है वो अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन करने वाली होती है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म में होती हैं वो ज़्यादातर मरुस्थलीविद होती हैं, इसलिए ये जो तापमान को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। और जो शंक्वाकार पौधे होते हैं वो उनमें पत्तियां कैसी होती है, सुई के आकार की पत्तियां, सुई की तरह होती है इनकी पत्तियां, सुई की तरह इनकी पत्तियां होती हैं। और जो सतही क्षेत्रफल है कम, मोटी क्यूटिकल और ग्रथिक रंध्र होती हैं। और इसमें विषम बीजाणु होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार से बीजाणु होते हैं, एक तो लघु बीजाणु, एक वृद्ध बीजाणु। इसमें क्या होता है, कोई पादप है उसमें एक कोई पत्ती है और एक थोड़ी छोटी है और एक थोड़ी बड़ी आकार की हो सकती है। तो जो छोटी है उसे लघु बीजाणुपण कहा जाता है, इस और दूसरी जो दीर्घ बीजाणुपण होती है, इसलिए इनमें 2 अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है विषम बीजाणु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक इसका जो एग्जाम्पल है वो है पाइनस इसका एक एग्जाम्पल ले तो इसमें द्विलिंगिता दर्शाती है, क्योंकि एक ही पादप पर जो स्त्रीकेसर और लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों उपस्थित होते, इसलिए इसे द्विलिंगी कहा जाता है। पाइनस को द्विलिंगी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें दोनों प्रकार से होते हैं, एक तो लघु बीजाणुधानी, एक गुरु बीजाणुधानी।
पढ़ते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु बनते हैं। इसका जब विकास होता है तो ये परागकण को बनाता है, और परागकण में हमेशा क्या होता है, नर युग्मोद्भिद होता है। इसमें एक प्रकार का नर युग्मक होता है। और गुरु बीजाणुधानी जो स्त्री केसर होता है, गुरु बीजाणुधानी में भी फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक अंडाणु का निर्माण करता है जो कि अगुणित होता है। और फिर परागकण और अंडाणु दोनों आपस में संलयित होते हैं तो युग्मज का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है, और इसमें बीज पर आवरण अनुपस्थित होता है। इसी के विपरीत जो एंजियोस्पर्म है उसमें जो एक पुष्प से फल का निर्माण होता है, तो उस फल के अंदर बीज बनता है। इसमें ऐसा नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में काफ़ी अंतर है, तो जिम्नोस्पर्म को हम अलग से पढ़ लेंगे। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी प्रकार ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया है, और उसी प्रकार नेक्स्ट और जो अपने बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट से संबंधित टॉपिक है नेक्स्ट, जैसे इस बार हमने वनस्पति जगत का अध्ययन किया, नेक्स्ट टॉपिक हम प्राणी जगत का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, या फिर उत्तक तंत्र वाला टॉपिक, कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक को पूरा कवर एक साथ करने की कोशिश करेंगे। लगभग 16 चैप्टर हैं अपने लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में, तो इससे संबंधित 16 वीडियो हो पाए ऐसी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।